हेलो फ्रेंड्स, इस स्टोरी पे लाइक और कमेंट नहीं आता जिससे पता चल सके कि आपको स्टोरी पसंद आ रहा कि नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस स्टोरी को बंद कर दूंगी। चैप्टर 38। सजा देना। राधिका जी और ऋषभ जी की नौटंकी। रक्षित सिंघानिया। उनकी बात सुन वो लड़का अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, अगर मेरी बहन कमजोर होती तो क्या तुम लोग उसको छोड़ देते नहीं ना। इसी के साथ वो अपनी साइड से गर्म पानी की बकेट उठा उन लोगों पे फेंक देता है जिसे उस पूरे माहौल में उन आयों की आवाज गूंज उठी। अब आगे। लेकिन उसको इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने उन सभी आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, बोलो किसने तुम्हें हमारे पैलेस में भेजा था और इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भज तुम लोग अंदर कैसे गए। उसकी बात सुन उन सब का लीडर रोते हुए बोला, बता रहे रुको रुको हम सब बताते हैं। लीडर फिर पूरी बात बताने लगा, हमें किसी का कॉल आया था, वो नंबर अननोन था। जब मैंने उस कॉल को पिक किया तो सामने से किसी आदमी की आवाज आई जो बोल रहा था कि उसने हमें एक फोटो सेंड किया है जिसमें एक लड़की है, हम उसका रेप करना है और वीडियो शूट कर नेक्स्ट डे वायरल कर देना है। इसका उस आदमी ने हमें पूरे 5 लाख दिए हैं। और रही बात आपके सिक्योरिटी से बच के अंदर जाने के लिए, तो उसने हम लोग अंदर जाने के लिए पैलेस के आसपास रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी हमारी नज़र पैलेस के पीछे वाले दीवार पे बने एक हॉल पे गया जहां से हम जैसे लोग आसानी से आ जा सकते हैं। हम लोग उसी रास्ते पैलेस में गए थे। उसके बाद हमने से सबसे पहले पैलेस के स्विच बोर्ड को ढूंढ लाइट ऑफ कर दिया। हमने प्लान बना के रखा था क्योंकि सिंघानिया पैलेस बहुत बड़ा था और हमें उस लड़की को ढूंढने में ज्यादा दिक्कत न हो, इसलिए हमने इस प्लान को किया। हुआ भी ऐसा, आपकी बहन कमरे से बाहर आ गई थी लेकिन हम उसको पकड़ पाते या कुछ कर पाते उससे पहले ही वो अंधेरे में गायब हो गई। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। जैसे जैसे सामने खड़ा लड़का और उसके साथ खड़े आशीष ने ये बात सुन उन दोनों के चेहरे पे बेहिसाब गुस्सा झलकेने लगा था। उन आदमियों के लीडर ने बोला, प्लीज प्लीज अब हमें जाने दीजिए, आपकी बहन ने तो हमें वैसे ही नहीं छोड़। उसका बात सुन दोनों के चेहरे पे एक एविल स्माइल आ जाती है। आशीष बोला, अगर आज हमने तुम्हें छोड़ दिया तो कल कोई आके तुम्हें हमारी बहन के साथ गलत करने को कहेगा और तुम लोग उससे अपना बदला लेने के लिए उसको हर्ट करोगे। ये दिन आने से अच्छा है कि तुम लोग इस दुनिया को बाय बोल दो। इसी के साथ वो दोनों मिलकर उन सभी आदमियों के ऊपर गोली चला देते हैं जिसे उन्हें चीखने का भी मौका नहीं मिलता है। वो लड़का आशीष की तरह देखते हुए बोला, छोटी पता करो कौन है जो मेरी बच्ची को लोगों के सामने गिरने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मोक्ष अपने कंपनी में बैठा काम कर रहा, उसका ध्यान बार बार फोन पे जा रहा था लेकिन फिर भी वो अपने फोन को इग्नोर करते हुए अपना काम कर रहा था। लेकिन जब उसे रहा नहीं जाता तो जल्दी अपना फोन हाथी लेकर नित्य के चैट पर देखता है जहां पे उसने सुबह 4 बजे ही उसको मैसेज भेजा था। उसने उसको सुबह से ही गुड मॉर्निंग का बहुत बार मैसेज भेज चुका था। उसका चैट बॉक्स देख के ऐसा लग रहा जैसे वो नित्य को जगाने की कोशिश कर रहा हो या फिर खुद को बताने की सुबह हो चुकी है। वो अपने फोन के घूर रहा जैसे बोल रहा हो, अभी उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके ऑफिस के डोर पे कोई नॉक करता है। ये सुन मोक्ष इरिटेट होते हुए अपने अपने ही बोला, एक बारबी डॉल कोई रिप्लाई नहीं कर रही है, ऊपर से ये पता नहीं कौन आया है। अपने कोल्ड वॉइस में बोला, कॉम इन। इस वक्त बाहर खड़ा मयंक को पता नहीं क्यों उसकी आवाज सुन ऐसा लग रहा था जैसे उसका बॉस इस वक्त एक शेर है, वो उसकी गुफा में जाने वाला वो गुस्ताखी खरगोश। लेकिन फिर जल्दी अपने सोच को समझ वो गेट को खोल अंदर देखते हुए बोला, बॉस आधे घंटे में हमारी मीटिंग है अपने ने होटल को खोलने के लिए। उसकी बात सुन मोक्ष अपना सर हिलाते हुए बोला, क्या तुमने उन्हें हमारी शर्त बताई है। उसी बात सुन मयंक जल्दी से बोला, यस बॉस, मैंने उनसे कहा कि हम डील उसके सीईओ के साथ ही फाइनल करना चाहते हैं। उसकी बात सुन मोक्ष बोला, ठीक है तुम मीटिंग की तैयारी करो और उनके आने के बाद मुझे इन्फॉर्म करो। मयंक ओके बॉस बोल के निकल जाता है।
दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस में स्नेहा अपने करे में सदमे बैठी हुई थी। उसको एसजेएच नहीं आ रहा था। नित्य ने उसको इतना मारा, उसके बावजूद उसके शरीर पे चोट के एक निशान नहीं मिले। कुछ सोचकर वो अपने बेड के साइड टेबल से उसने एक छोटा से मिरर उठाया और उसमें अपना चेहरा देखने लगी। स्नेहा का चेहरा दूध गोरा था, आंखें हेजल ब्राउन थी, छोटी से नाक, पिंक लिप्स, परफेक्ट जेलाइन, 5 फुट हाइट। स्नेहा का चेहरा बहुत ही ज्यादा मासूम दिखता था। वही उकसी आंखें चल बाजियां से भरी हुई थी। उसकी आंखें उसकी अंदर के इंसान को दर्शाया करती है। कहते हैं न, इंसान के चेहरे पे चाहे जो हो लेकिन उसकी आंखें आईने की तरह होती है जो उस इंसान की असलियत को दिखाती थी। इस वक्त स्नेहा अपने गाल पे देखती है जहां पे नित्य ने उसको थप्पड़ मारा था, लेकिन वो जगह बिल्कुल साफ था, बस उसके लाल गाल दिख रहे थे जो किसी ब्लश की तरह नजर आ रहा था। अपने चेहरे को देख उसको समझ नहीं आया कि नित्य के खिलाफ उसके बॉडी पे एक भी सबूत नहीं थी। वो थोड़ी सी हिम्मत करके अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। एक बात फिर से वो हैरान थी, उसके बॉडी पे एक भी निशान नहीं। अब तक उसको लग रहा था कि नित्य ने डॉक्टर को कुछ पैसे देके उसके परिवार वाले के सामने झूठ बोलने को बोला होगा, लेकिन अब उसको पता चल रहा कि उसके बॉडी पे सच में किसी भी तरह का कोई घाव नहीं है। नित्य अपने होठों पे डेविल स्माइल लिए एक तक अपने हाथों को देख रही थी। उसके बाद उसने अपने पॉकेट से एक लिक्विड निकलती है और उसे लेकर वह रूम चली जाती है। वॉशरूम में आके वो अपने हाथ पे उस लिक्विड को गिराते हुए आईने में अपने अक्ष को देखते हुए बोली, स्नेहा स्नेहा मेरी एडॉप्टेड बहन, तुम्हें क्या लग मैं तुम्हारी चलकी को समझ नहीं पाऊंगी चूचू, लेकिन अफसोस तुम ये जानती कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। जितना दर्द और तकलीफ तुमने मुझे मेरे पिछले जन्म दिया था, न उतना ही दर्द और ताकिल्फ में तुम्हें विद इंटरेस्ट दूंगी। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखती है। उसके हाथ से एक नीला कलर जैसा कुछ निकल रहा था, जिसे देख नित्य के चेहरे पे एक एविल स्माइल आ जाती है। तभी उसके पॉकेट में रखा फोन बज उठा। नित्य ने कॉलर आईडी पे जब नील नाम शो होते देख उसने जल्दी से कॉल पिक लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस है, मीटिंग में जाना है, आपको पता है न, उन्होंने मीटिंग आपके साथ करने की शर्त रखी है। उसकी बात सुन नित्य बोली, ठीक है मैं आती हूँ। उसके बाद वो एक नज़र अपने हाथ को देखती है, फिर अपने मॉम डैड को अपनी फ्रेंड से मिलने का बोल घर से निकलने लगती है। तभी उसके कान में राधिका जी और ऋषभ जी आवाज आती है जो उसके आगे कुछ कर देते हैं। ये देख नित्य उस चीज को ध्यान से देखने लगती, फिर उन दोनों की तरफ देखती है तो ऋषभ जी ने नित्य के हाथ में उस चीज को रखते हुए बोले, सॉरी नेता, हमने तुम्हें पॉकेट मनी देने पे देर कर दी, लेकिन हम क्या करते, हमने उस बैंक वाले से बात करके तुम्हारे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया है और ये कार्ड तुम्हारा है। तभी राधिका जी बोली, तुम्हारे डैड ने तो अपनी तरफ से पॉकेट मनी दे दिया और ये मेरी तरफ से, वो भी उसके हाथ में वो बैंक का कार्ड रख देती है। नित्य बिना कुछ बोले उस कार्ड को ले लेती है, फिर अपने डैड और मोम की तरफ देखते हुए बोली, मॉम डैड मुझे इस कार्ड की जरूरत नहीं है, इसलिए इससे आप लोग अपने पास ही रखिए। उसकी बात सुन ऋषभ जी और राधिका जी ने एक दूसरे की तरफ देख, फिर वो नित्य की तरफ देखते हुए बोली, बेटा क्या तुमने अभी कुछ कहा क्या? फिर वो राधिका जी की तरफ देखते हुए बोले, राधिका क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? उनकी बात सुन राधिका जी भी अपना सरनामे हिला देती है। वही उन दोनों को नौटंकी देख नित्य मुस्कुरा देती है। तभी नित्य एक बार फिर बोली, मॉम डैड मुझे अभी ये कार्ड नहीं चाहिए, लेकिन वो एक बार फिर से अपना डायलॉग दोहराने लगते हैं। तभी राधिका जी नित्य की तरफ देखते हुए बोली, नित्य बेटा, तुम्हारी माँ और पापा अब बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए उनकी सुने को शक्ति भी कमजोर हो रही है। उनकी बात सुन और उनकी नौटंकी देख नित्य एक बार फिर से मुस्कुरा देते हैं। नित्य ने अब उन्हें बाय बोल, वो भी उसे बाय बोल देते हैं, जिसे सुन नित्य बोली, क्या अब आपके सुने की शक्ति जाग गई है? उसकी बात सुन ऋषभ जी राधिका जी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोले, अरे राधिका जी बहुत दिन हो गया है, क्या आज आप अपने हाथ से कुछ बनाए वाली है? इसी के साथ वो दोनों वहां से चले जाते हैं। नित्य भी अपने मीटिंग के लिए चली जाती है।
थोड़े टाइम बाद उसकी कार मिस्टर कॉर्पोरेशन में रुकती है। नित्य की कार को रुकता देख एक लड़का जल्दी से नित्य की कार के पास आता है और उसकी कार का डोर ओपन करता है। नित्य चेहरे पे मास्क और आंखों पे गोगल चढ़ाए किसी रानी की तरह कार से बाहर आती है। उसने इस वक्त एक ब्लैक बिजनेस सूट पहन रखता जिसे उसने रास्ते में आते वक्त ही चेंज किया था। नित्य उस 30 माले की बिल्डिंग को देखती है जिसपे बहुत ही स्टाइल एलिगेंट तरीके से मिस्टर कॉर्पोरेशन डायमंड से बना हुआ था। नित्य अब सीधा अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा देती है। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट नीले भी आने लगता है। नील जल्दी से रिसेप्शनिस्ट के पास आते हुए बोला, मिस आज हमारी मीटिंग है आपके कंपनी के सीईओ के साथ। उसकी बात सुन रिसेप्शनिस्ट ने किसी को कॉल किया और कुछ बात करने के बाद बोली, सर आप लोग 28 फ्लोर पर चले जाएं, मीटिंग वही होने वाली है। उसकी बात सुन नील उस रिसेप्शनिस्ट को थैंक्स बोल वहां से नित्य के साथ चहल जाता है। पूरे ऑफिस वाले नित्य को ही देख रहे थे। नित्य ने भले ही अपने चेहरे को कवर किया था लेकिन उसके आसपास का ऑरा बहुत था किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। नील नित्य के साथ सीधा लिफ्ट के पास लेकर आ जाता है। थोड़े टाइम में उनकी लिफ्ट 28वें फ्लोर पे आके रुकती है। नित्य आगे उसके पीछे नील दोनों ही मीटिंग रूम की तरफ जाने लगते हैं। वही उनका स्वागत करने के लिए मयंक पहले से वहां खड़ा था। वो उन दिनों को ग्रीट करते हुए बोला, वेलकम मिस इनके एंड मिस्टर नील। उसकी बात सुन दोनों ही अपना सर हिला देते हैं। ये ऑफिस किसी और का नहीं बल्कि मोक्ष का था। ये कंपनी मोक्ष ने तब स्टार्ट की थी जब वो सिर्फ 20 साल का था। उस समय से लेकर अब तक ये कंपनी नंबर 1 पे रही थी, लेकिन आज ये कंपनी नंबर 2 पे है। जिसकी वजह से ये कंपनी नंबर 2 पे आई है वो कंपनी की ओनर आज मोक्ष से मिलेगी। दूसरी तरफ आशीष और वो लड़का अब सिंघानिया कंपनी में आ चुके थे, जिस कारण आज इस कंपनी में बहुत ज्यादा शांति थी। आशीष जल्दी से उस केबिन में आता है जिसमें वो लड़का बैठ अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा। जब उसने आशीष को आते देख तो उसे सवाल किया, क्या हुआ आशीष, उसके बारे में कुछ पता चला क्या? भाई मैं ढूंढ तो था हूँ ले अभी उस इंसान के बारे में कुछ नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट उसने जिस नंबर से कॉल किया था वो नंबर प्राइवेट था। हमने लोकेशन निकली तो उसका लोकेशन एक क्लब दिखाई दे रहा और क्लब में बहुत सारे लोग आते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? आशीष की पूरी बात सुन के बाद वो लड़का बोला, आशीष कोई बात नहीं, एक बार उसका निशाना चूक गया है लेकिन वो फिर से वार करेगा, उस वक्त हम उसे पकड़ेगा। आखिर उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई रक्षित सिंघानिया के बहन के ऊपर हमला करने की? उसको तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि उसकी 7 पुश्त भी इस दुनिया में दोबारा जन्म लेने के बारे में नहीं सोचे गई। उसके बाद वो बात को बदलते हुए बोला, मोक्ष का क्या हाल है? वो हमारी बहन के साथ कैसा बिहेव करता है? क्या उसका बिहेवियर नित्य के तरफ भी वैसा जैसे स्नेहा की तरफ था? उसकी बात सुन आशीष कुछ मजाक भरे आवाज में बोला, भाई आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही मोक्ष के बारे सोच रहे हो? उसकी बात सुन रक्षित तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बहन अब उसकी फियांसे है, वो मेरी बहन के साथ कैसा बिहेव करता है मुझे इस अबे में पता होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में वो मेरी बहन को परेश करे। उसकी बात सुन अब आशीष भी अपना सर हिला देता है। फिर कुछ सोच के बोला, भाई क्या मैं मॉम और प्रिंसेस स्नेहा को आपके यहाँ आने के बारे में बता दूं? उसकी बात सुन रक्षित बोला, बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। टू बी कंटिन्यूड।